रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज के दिन की कहानी शुरू करूं लेकिन उससे पहले सैफ अली खान वाले मामले में कुछ अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा, यह खबर आप लोगों तक पहुँच गई होगी कि सैफ अली खान, जो 3 दिन पहले की बात है कि एक संदिग्ध जो होता है वो सैफ अली खान के घर में घुसता है। उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि मामला घर के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि सैफ अली खान को 6 चाकू मारे जाते हैं। उसके बाद में खून से लथपथ सैफ अली खान को उनके घर वाले ऑटो में लाद कर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और डॉक्टर्स का कहना है, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स अभी तक निकल के आई हैं, जो डॉक्टर ने हेल्थ अपडेट दी है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो सैफ अली खान है वो अभी ख़तरे से बाहर हैं, ठीक हैं, और कुछ दिनों में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि आखिरकार इतने बड़े स्टार के घर में घुसकर कोई भला उनके ऊपर क्यों हमला करेगा, कोई उनकी हत्या का प्रयास क्यों करेगा। अगर चोरी का मामला था तो फिर सैफ अली खान को वो इतने सारे चाकू क्यों मारेगा। और कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें निकल के आई तो मुंबई पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान भी उठते गए। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी जो काबिलियत है उस काबिलियत का भरपूर मुजाहरा किया और उसके बाद में जो आरोपी था उसको छत्तीसगढ़ से यानी 1000 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जो भी चीज़ें सामने आएंगी, अगर उसमें कुछ अपडेट ऐसी होगी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं तो ज़रूर पहुंचाऊंगा। और आप लोग भी बताइएगा कि सैफ अली खान के बारे में अगर आप इस अपडेट के बारे में सुनना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगा ये आप लोग को कहानी हैरान और परेशान करेगी, क्योंकि हर कहानी के अंदर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, इस कहानी के अंदर एक मैसेज ये है कि कभी कभी इंसान अपनी भूल में या फिर जज्बातों में बहकर कुछ ऐसी चीज़ें अपने सर ओढ़ लेता है जिससे उसका ना लेना होता है ना देना होता है। और आज की कहानी में ठीक बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक शख्स जिसका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं था, महज दोस्ती के चक्कर में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा कैरियर और अपने घर परिवार वालों के सपनों को तोड़ दिया। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करूं अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की असल में शुरुआत होती है बुलंदशहर में। एक गांव पड़ता है लालनेर गांव। ये जो लालनेर गांव है, इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति शिशी शर्मा, जिनकी उम्र तकरीबन 55 साल के आसपास है। और मैं बात कर रहा हूँ 29 अक्टूबर साल 2023 की। ये जो शिशी शर्मा है, बुलंदशहर में जब इन्हें कुछ ठीक ठाक काम मिला नहीं तो उसके बाद में इन्होंने नोएडा का रुख किया, दिल्ली का। अब उसके बाद में वहीं पर जाकर विकास प्राधिकरण में यहाँ पर एक व्यक्ति के यहाँ पर जो ठेकेदार था उसके यहाँ सुपरवाइज़र की नौकरी करने लगे। सालों से ये वहाँ पर नौकरी कर रहे थे और पिछले 2 साल से ये सेक्टर 40 में एक जनता फ्लैट पड़ता है, उस जनता फ्लैट में ही रह रहे थे। इसी सेक्टर 40 में जनता फ्लैट के अंदर ये रहा करते थे। पिछले 2 सालों से यहीं पर रह रहे थे, अकेले रहा करते थे। बाकी कभी कभार ऐसा होता था कि बुलंदशहर अपने लालनेर गांव चले जाया करते थे और उसके बाद में जो भी पैसे कमाते थे उससे ये पैसे अपने परिवार को भेजा करते थे। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 29 अक्टूबर साल 2023 ये वो दिन था कि शिशी शर्मा अपने सारे पड़ोसियों से अच्छे मिलजुल कर जाते हैं अपने फ्लैट में सोने के लिए। और उसके बाद में सुबह को जो शिशी शर्मा होते हैं, तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय हो जाता है, लेकिन जो शिशी शर्मा थे ये अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकले थे। अब 55 साल उनकी उम्र है। आस पड़ोस के लोग जब ये देखते हैं कि उनके फ्लैट से आखिरकार कोई बाहर नहीं निकला है, जहाँ पर वो काम पे जाया करते थे वहाँ पर काम पे भी नहीं पहुँचे थे, तो लोग उन्हें फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन उठता नहीं है। इसलिए लोग फैसला करते हैं कि जो शिशी शर्मा का फ्लैट है एक बार वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। लिहाजा जो उनके मिलने वाले लोग होते हैं, जो साइड वाले लोग होते हैं, वो सारे के सारे मिलकर शिशी शर्मा के उस फ्लैट पर पहुंचते हैं जहां पर ये रहा करते थे। अब देखते क्या है कि जो फ्लैट का दरवाज़ा है ये बाहर से खुला हुआ है। उसके बाद में उस दरवाजे को खोलकर अंदर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अंदर का जो दृश्य था, ऐसा किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि अंदर कुछ इस तरीके का हो गया होगा। दरअसल जो शिशी शर्मा थे ये वहीं पर अपने रूम के अंदर फर्श पर बहुत ही बुरी तरीके से घायल पड़े हुए थे। चारों तरफ फर्श पे खून ही खून था। जो बेड की चादर थी वो भी खून से तरबदर हो गई थी। लिहाजा वहाँ पर जो लोग होते हैं तुरंत आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो शिशी शर्मा है ये अभी जीवित हैं या फिर इनकी मृत्यु हो गई है। देखने से ही प्रतीत हो रहा था कि उनकी सांसें थम चुकी हैं, नफ्स जो थी वो रुक चुकी है, जिस्म ठंडा पड़ चुका है, खून ही खून बह रहा है चारों तरफ।
लिहाजा वहीं से तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। अब पुलिस जो थी जब इस तरीके की घटना के बारे में सुनती है तो उसके बाद में जो एसीपी रजनीश शर्मा जी होते हैं वो अपनी टीम को लेने के बाद में इसी सेक्टर 40 में, जो कि कोतवाली क्षेत्र में आता है, कोतवाली क्षेत्र सेक्टर 39 है, उसी क्षेत्र में आता है सेक्टर 40। तो उसके बाद में जनता फ्लैट में ये पुलिस वाले पहुंचते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद में पुलिस वाले उस पूरे फ्लैट को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। जितने भी लोग वहाँ पर आए थे उन सब से पूछताछ करते हैं कि तुम यहाँ पर आए, तुमने कुछ ऐसी संदिग्ध चीज़ कुछ छेड़ा हो या फिर किसी को भागते देखा हो। तमाम लोग बताते हैं कि साहब जब तक हम आए थे, जब तक जो कातिल थे शायद यहाँ से जा चुके थे। लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं वो उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में सबसे पहले तो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि इसकी हत्या कैसे हुई है, क्या रीज़न रहा, और अगर किसी ने कत्ल किया होगा तो कत्ल के पीछे का मोटिव क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि चोरी डकैती का कोई मामला हो। लिहाजा पुलिस वाले सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से चेक करने के बाद में जो डेड बॉडी थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और इधर पुलिस ये चीज़ें सुनिश्चित कर चुकी थी कि इस घर में चोरी और डकैती जैसी कोई चीज़ भी संदिग्ध नहीं मिली है, और ना तो जो एंट्री एग्जिट डोर है वो भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ से कोई फोर्सफुली एंट्री की गई हो, क्योंकि कोई घर खुला हुआ घर तो था नहीं, फ्लैट था, बंद था। तो जाहिर सी बात है कि जो भी कोई आया था वो इन शशि शर्मा से मिलने के लिए आया हुआ था। तो ऐसे में शशि शर्मा से मिलने के लिए कोई व्यक्ति आया और शशि शर्मा ने बाकायदा गेट खोला होगा, उसके बाद वो व्यक्ति आकर अंदर बैठा होगा, उसके बाद इन लोगों में बातचीत हुई होगी क्योंकि जानने वाला व्यक्ति था। तो बहुत ही सहूलियत के साथ में किसी ने मर्डर किया है। लिहाजा पुलिस वाले अब जो आस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं उन आस पड़ोस के पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि तुमने शशि शर्मा को किसी के साथ देखा था या कोई ऐसा जो शशि शर्मा के फ्लैट में गया हो और बाद में निकलता हुआ गया हो। तो हो सकता है किसी पड़ोसी ने देख लिया हो या फिर कोई सीसीटीवी कैमरा हो वहाँ पर, वो चेक किए जाते हैं। तो पुलिस वालों को जो पड़ोसी होते हैं वो बताते हैं कि साहब 3 लोग ऐसे थे जो 29 तारीख को शाम के वक्त शशि शर्मा के साथ में जो गार्डन बना हुआ है फ्लैट के साथ में, उसी गार्डन में बैठे हुए थे, और हमने बहुत अच्छे से देखा है कि उन लोगों के बीच में कुछ नोक-झोंक हो रही थी, कुछ उन लोगों के बीच में बातों में हीला हुज्जत हो रही थी। उसके बाद में शशि शर्मा उन तीनों को लेकर फ्लैट के अंदर चले जाते हैं, जिसमें एक महिला थी और 2 पुरुष थे। अब पुलिस को जब ये चीज़ें पता चलती हैं तो उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं वो अब सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरा खंगालना इसलिए शुरू करते हैं ताकि जो संदिग्ध आए थे 3 लोग, उनकी पहचान की जा सके। अब जब पुलिस वाले जब सारी चीज़ें चेक करते हैं, सीसीटीवी वगैरह सब चेक किया जाता है, तो उसके बाद में 3 लोगों के जो फोटोग्राफ्स होते हैं ये मैच कर लिए जाते हैं। उधर जो शशि शर्मा की कॉल डिटेल निकाली गई थी वो भी निकल के आ जाती है, और कॉल डिटेल में पता चलता है कि इनके मोबाइल पर किसी ने कॉल किया था, और जिस नंबर से कॉल आया था जब उस कॉल की जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी भरत चौहान के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो भरत चौहान की आईडी में फ़ोटो होता है वो भी निकालते हैं। उससे जब मैच कराते हैं तो जो सीसीटीवी वाला फुटेज होता है उससे पता चल जाता है कि जो 3 लोग आए थे उसमें एक भरत चौहान भी था। लिहाजा पुलिस वाले अब भरत चौहान की लोकेशन निकाल कर सेक्टर 62 में ये भरत चौहान रहा करता था। सेक्टर 62 में पुलिस वाले पहुंचते हैं, भरत चौहान को गिरफ्तार करते हैं, इसकी पत्नी सीमा को गिरफ्तार करते हैं, और भरत चौहान के ही एक दोस्त जो कि राजा तिवारी होता है उसको गिरफ्तार करते हैं। अब इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस वाले जो थे वो इन्हें पुलिस थाने लेके आ चुके थे। पुलिस थाने लाने के बाद में इन तीनों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है, और उसके बाद में इनसे सिर्फ एक ही सवाल किया जाता है कि आखिरकार तुमने जो सुपरवाइज़र थे जिनकी उम्र 55 साल के आसपास थी, जो कि जनता फ्लैट में रहा करते थे सेक्टर 40 में, उनकी हत्या क्यों की। अब जैसे ही ये तीनों लोग सुनते हैं कि उनकी हत्या क्यों की तो तीनों लोग इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि साहब आप कौन सी गलत फहमी में हो, आप किस तरीके की बातें कर रहे हो, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ना हम किसी शशि शर्मा को जानते हैं और ना हमारा उससे कोई लेना देना है। अब जब इस तरीके की बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस समझ जाती है कि पुलिस को भरपूर तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अब जो पुलिस वाले थे वो इस पूरे मामले में थोड़ा सा और ज़्यादा इन लोगों से पूछताछ करते हैं ताकि ये लोग अपनी असलियत तक पहुंच सकें। तमाम तरीके से पुलिस वाले इनसे सवालों के जो पहलू होते हैं उनसे खेल रहे थे, और ये लोग पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों सच कहूँ तो बड़ा मज़ा आता है उस समय कि आप किसी की असलियत को जानते हो और वो शख्स आपसे झूठ पे झूठ बोले जाए। ऐसा ही पुलिस वाले भी समझ रहे थे, क्योंकि पुलिस वालों के पास में पर्याप्त सबूत थे। एक तो कॉल डिटेल थी, दूसरे सीसीटीवी के फुटेज। तो यही लोग उनके सेक्टर 40 में जो फ्लैट पड़ता है जनता फ्लैट, वहाँ पर गए हुए थे शशि शर्मा के पास में मिलने के लिए,
अब ऐसा क्या हुआ जहाँ पर इन्होंने हत्या की, यही सारी चीज़ें इन तीनों से पता करानी थी। जब ये लोग पुलिस को घुमाते रहते हैं, गुमराह करने की भरपूर कोशिश करते हैं, तो उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद अब इस तरीके से चीज़ें संभल ना पाएँ, सॉल्व आउट ना हो पाएँ। इसलिए पुलिस वाले जो भी सबूत होते हैं वो इन लोगों के सामने रखते हैं, कहते हैं कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर ये क्या है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें ये तीनों लोग देखते हैं, ये लोग समझ जाते हैं कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद में ये तीनों अपना जो मुंह होता है वो खोलते हैं, और खोलने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग ये सोचेंगे कि इंसान किस तरीके से, किस गफलत में जीता है। इंसान क्राइम करने के रास्ते पर इतनी आसानी से चल पड़ता है जबकि उसका अंजाम उसे पता नहीं होता। दरअसल जो भरत चौहान है और जो इनकी पत्नी सीमा है, इन दोनों की शादी ज़िला उरई में हुई थी साल 2006 के अंदर। साल 2006 में ज़िला उरई में भरत चौहान, उनकी पत्नी सीमा, इन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद में ये दोनों अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। अब शादी के बाद में जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो इनको एक बच्चा हो जाता है। फिर भी ये रहते रहते हैं, ठीक ठाक रहते रहते हैं। भरत चौहान कुछ मेहनत मजदूरी किया करते, उससे कुछ पैसे लाया करते, परिवार का गुजारा होता। ऐसे ही चीज़ें बढ़ती रहती हैं। उसके बाद में इनके घर में दूसरा मेहमान आ जाता है, यानी दूसरे बच्चे की पैदाइश हो जाती है। दूसरे के बाद में फिर तीसरे की, तीसरे के बाद में फिर चौथे की। यानी भरत चौहान की जो ज़िंदगी थी वो वैसे ही, उसके पास में इतनी फाइनेंशियल कंडीशन उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। ऊपर से 4 बच्चे, एक पत्नी और अपना। अब इन 4 लोगों का, यानी 6 लोग हो चुके थे इनके परिवार में। तो परिवार का खर्चा भी बढ़ा। जब परिवार का खर्चा बढ़ा तो अब कमाई तो सीमित थी। जिस तरीके से इस उरई ज़िले में जहाँ पर ये रहा करते थे वहाँ पर ज़्यादा काम भी नहीं हुआ करता था। लिहाजा भरत चौहान और पत्नी सीमा, ये लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अब बाहर कहाँ जाए, तो उसके बाद में कोई मिलने वाला नोएडा में रहा करता था, उससे बातचीत की तो उसने इसका काम लगवा दिया। नोएडा सेक्टर 62 में ही इसने चाय की दुकान खोल ली और वहीं पर आकर ये रहने लगा। अपनी पत्नी को भी ले आया, बच्चों को भी ले आया। अब उसके बाद में ये अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में सेक्टर 62 में रहने लगता है। चाय की दुकान से अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। परिवार सही चलने लगा था, पटरी पे आ चुका था। परिवार की जितनी भी ज़रूरतें थी वो पूरी हो रही थी। सारी ही चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही थी। लेकिन उसके बाद में आ जाती है तारीख साल 2021। और जब साल 2021 आता है तो इस साल 2021 में जो भरत चौहान की जो चाय की दुकान थी, इस चाय की दुकान पर एक शख्स चाय पीने के लिए आता है। और ये शख्स कोई और नहीं होता है बल्कि ये शिशी शर्मा ही होते हैं। शिशी शर्मा जो कि सुपरवाइज़र हैं एक ठेकेदार के यहाँ पर। तो जब वो भरत चौहान की शॉप पर चाय पीते हैं तो इसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। भरत चौहान कहते हैं कि मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। अब 2 परदेसी अगर परदेश में मिलते हैं तो बातचीत हो ही जाती है। तो उसके बाद में इन दोनों का घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। घर पे जब आना जाना शुरू होता है तो जो शिशी शर्मा होते हैं अधेड़ उम्र के व्यक्ति होते हैं। 50-52 साल की इनकी उम्र थी। और जो भरत चौहान था ये अपनी चाय पर ज़्यादा रहा करता था। तो कई बार ऐसा होता था कि शिशी शर्मा जब भरत चौहान के घर पे जाते तो बच्चे बाहर खेलने चले जाते और जो भरत चौहान था वो चाय की दुकान पर होता। तो उस दौरान उसकी पत्नी ही घर पे हुआ करती थी। जब पत्नी घर पे हुआ करती थी तो इसी दौरान इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे अब ऐसे संबंधों में बदलती है। अब जो शिशी शर्मा थे अपनी तन्हाइयों से पार पाने के लिए भरत चौहान के घर पहुंच जाया करते थे। भरत चौहान चूँकि चाय की दुकान चलाता था तो कई बार ऐसा होता था कि देर रात तक घर पे आया करता था, सुबह उठकर जल्दी चला जाया करता था। तो उसी दौरान पूरी रात जो थे शिशी शर्मा भरत चौहान के घर पे रहने लगे। आए दिन उसकी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाना, आए दिन ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि भरत चौहान अपनी चाय की टपरी पर होता है कि उसी समय उसके पेट में बहुत तेज़ का दर्द उठता है। वो सोचता है घर जाकर कोई गैस का कैप्सूल वगैरह ले आता हूँ। अब जैसे ही वो घर पहुंचता है तो घर का दरवाज़ा खुला होता है। अंदर जाकर जब देखता है तो देखता क्या है कि जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसका दोस्त था वो उसकी पत्नी के साथ में गलत तरीके से आपत्तिजनक हालत में है। जब वो अपनी पत्नी को अपने ही दोस्त शिशी शर्मा के साथ में आपत्तिजनक हालत में देखता है, आग बबूला हो जाता है। पत्नी की काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई कर देता है। शिशी शर्मा को वार्न करता है कि आज के बाद में अगर उसने तुम्हें अपने घर के आसपास भी देख लिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब शिशी शर्मा को एक मौका मिल चुका था। भरत चौहान ने उसे चांस दिया था कि आप दूर जाइए उसकी पत्नी से। लेकिन यहाँ पर शिशी शर्मा की भी बड़ी गलती थी। थोड़े दिनों तक तो शिशी शर्मा और सीमा, भरत चौहान की पत्नी, ये दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। भरत चौहान भी सोच चुका था कि उसकी पत्नी से गलती हुई थी, शायद आगे से वो इन सारी चीज़ों से दूर रहे और आइंदा इस तरीके की गलती ना करे।
भरत चौहान अपने काम में उसी तरीके से लग जाता है। अब उसको खबर ही नहीं थी। लेकिन इधर जो सीमा थी और जो शिशिर शर्मा थे, इन दोनों के बीच में जो जिस्मानी ताल्लुकात बने थे, उसकी जो तड़प थी इन दोनों के बीच में जिंदा रही। उसके बाद में होता कुछ ऐसा है कि शिशिर शर्मा और सीमा फिर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। उधर जो भरत चौहान था, ये किसी काम से अपने गांव चला जाता है। अब इस दौरान सीमा को मौका मिल चुका था। सीमा तुरंत शिशिर शर्मा को कॉल करती है। कॉल करने के बाद में अपने घर बुलाती है और उसके बाद में उससे अपनी जो वासना होती है, हवस की आग होती है, उस आग को शांत करती है। लगातार उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। भरत चौहान बेचारा अपने गांव में था, उसे तो लग रहा था कि पत्नी को डांट डपट दिया है और शिशिर शर्मा भी उससे दूर हो चुका है, क्योंकि उसको भी अपनी इज्जत का ख्याल है। लिहाजा भरत चौहान को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि उसके पीठ पीछे ऐसा कुछ हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही भरत चौहान लौट के आता है, क्योंकि भरत चौहान जब वो अपने गांव गया था तो अपनी पत्नी के फ़ोन में रिकॉर्डिंग लगा कर गया था। उसे शक था, क्योंकि पहले उसने सब कुछ देख लिया था। अब जैसे ही वो घर आकर वापस से नोएडा सेक्टर 62 में आता है, अपने घर आता है, तो सबसे पहले जो पत्नी का फ़ोन था उस फ़ोन को चेक करता है। अब जैसे ही फ़ोन को चेक करता है तो उसमें सीमा और शिशिर शर्मा इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग होती है। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में वो आग बबूला हो जाता है। तुरंत अपनी पत्नी को मारने तोड़ने की कोशिश करता है। जो पत्नी होती है भागकर अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाने की कोशिश करती है। किसी तरीके से भरत चौहान अपनी पत्नी को बचाता है और उसके बाद में कहता है कि आखिरकार तुम्हें आत्महत्या करने की ज़रूरत क्या है, बेहतर यही था कि जो बुरे काम तुम कर रही थी उस बुरे काम से तौबा कर लेती। लेकिन जो सीमा होती है वो कहती है कि शिशिर शर्मा मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, या फिर वो मुझे गुमराह कर रहा था, या फिर वो मुझे, यानी सारा ब्लेम जो था सीमा शिशिर शर्मा के ऊपर रख देती है। अब जो भरत चौहान था ये जाता है और किसी तरीके से अपनी पत्नी सीमा को शिशिर शर्मा से दूर करने की कोशिश करता है। अब करे तो करे क्या। लेकिन इसी दौरान इसकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है राजा तिवारी। राजा तिवारी मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला था और महर्षि यूनिवर्सिटी से ये मैकेनिकल इंजीनियर फर्स्ट ईयर का छात्र था। ये अक्सर इस भरत चौहान की टपरी पर चाय पीने आता था और इसी दौरान इस भरत चौहान और राजा तिवारी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो भरत चौहान राजा तिवारी को सारी बात बताता है किस किस तरीके से वो परेशानियों से गुजर रहा है। एक व्यक्ति है शिशिर शर्मा, 55 साल के आसपास उसकी उम्र है, और वो किस तरीके से उसकी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है। जब ये सारी चीज़ें भरत चौहान राजा तिवारी को बताता है तो दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और इस प्लानिंग के तहत ये लोग सोचते हैं कि जो शिशिर शर्मा है उसको एक तरीके से रास्ते से हटाना चाहिए। हालांकि इन्होंने पुलिस को बताया कि हम लोग सिर्फ शिशिर शर्मा से बातचीत करने के लिए गए थे। उसके बाद में भरत चौहान, सीमा उसकी पत्नी और राजा तिवारी, ये तीनों लोग मिलकर शिशिर शर्मा के पास पहुंचते हैं। पहले तो पार्क में बैठ के उससे बातचीत करते हैं। इन तीनों के बीच में, चारों लोगों के बीच में थोड़ी सी तानातानी होती है। इसलिए शिशिर शर्मा सोचते हैं कि समाज में 4 लोगों में ये बातें हो रही, चलो फ्लैट के अंदर चलते हैं। वहाँ पर जाकर जब बातचीत होती है तो बातचीत बिगड़ जाती है। और जब बातचीत बिगड़ती है तो जो शिशिर शर्मा होते हैं, जिनकी उम्र 55 साल मैंने बताई, जिनका कत्ल हुआ था, वो भरत चौहान की पत्नी सीमा को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। अब जैसे ही वो सीमा को थप्पड़ मारते हैं तो भरत चौहान, सीमा और भरत चौहान का दोस्त राजा तिवारी, ये तीनों लोग आग बबूला हो जाते हैं। शिशिर शर्मा की पिटाई कर देते हैं और उसके बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में ये उसके शव को एक ऐसी जगह रखते हैं और उसके बाद भी इन्हें सुकून नहीं मिलता है तो चाकू से उसके गले को रेत देते हैं और उसके बाद में वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया, डीसीपी हरीश चंद्र और एसीपी रजनीश शर्मा, उनके द्वारा जो टीम बनाई गई थी उसका गठन किया गया था। इससे मात्र 24 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा हो गया। लेकिन बड़ी हैरानी हुई, सबसे बड़ी गलती शिशिर शर्मा की तो थी ही थी, लेकिन सीमा भी इसमें उतनी ही भागीदार थी। लेकिन सीमा और शिशिर शर्मा की गलती का जो सबसे बड़ा हर्जाना भुगता भरत चौहान ने और भरत चौहान के दोस्त राजा तिवारी ने। भरत चौहान को क्राइम का रास्ता नहीं चुनना था, और उसे चुनना भी था तो एक ऐसे छात्र की ज़िंदगी उसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। राजा तिवारी जो अपने घर से पढ़ने लिखने के लिए आया था, मैकेनिकल का छात्र था, फर्स्ट ईयर का इंजीनियर था, और वो अपने दोस्त के कहने में क्राइम के रास्ते पर चल पड़ा। दोस्तों, कभी भी इस तरीके से किसी के बहकावे में आकर क्राइम के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। हमारे माँ बाप हमें पढ़ने भेजते हैं, हमारे माँ बाप हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ज़रा सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही इंसान के परिवार की हंसती खेलती खुशियों में आग लगा सकती है। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी जिस एपिसोड में QR कोड दिया था वही एपिसोड डिलीट हो गया, इसलिए आपसे गुजारिश है दोबारा कोड डाल दें।
तो मंसूरी भाईजान जी, आज के इस वीडियो में मैं कोड लगा दूंगा और जितने भी लोग उसकी मदद करना चाहें तो कर दीजिएगा। साजिद जी हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन। तो साजिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, भाई आपने सही कहा, अच्छी कहानी है, ऐसे ही कहानी सुनाते रहिए। तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। शीलनिधि हैं, लिखते हैं शाबिज़ मलिक जी, भाई गुड नाइट, कहानी अच्छी है। तो शीलनिधि जी आपका बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, आप कैसे हो, अल्लाह पाक अच्छा रखे, कहानी सुनने में देर हो गई। तो हसीबुल अंसारी जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपने सुनी इतना ही बहुत है। उसके बाद में नसीमुद्दीन हैं, लिखते हैं मलिक भाई आपने बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाई है, सुनकर मज़ा आ गया। नसीमुद्दीन पच्छू भाई, कस्बा मौदहा, ज़िला हमीरपुर यूपी से सुनते हैं। तो भाई नसीमुद्दीन जी आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाश स्टोरी, सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शरीफ मोहम्मद हैं, लिखते हैं सर सैफ अली खान पर भी लेटेस्ट अपडेट देते रहें, नाइस स्टोरी एंड वेरी सस्पेंसफुल स्टोरी। तो शरीफ मोहम्मद जी आपका बहुत शुक्रिया। नक्षत्र सिंह हैं, लिखते हैं मलिक भाई साहब नमस्कार, उस बीमार भाई का क्या हाल है और स्थिति कैसी है, ज़रूर बताएं साहब। अवैध संबंध काजल रिश्ता होता है, इसका अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों ऐसे रिश्तों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो नक्षत्र सिंह जी, उस भाई को हमने पैसों का इंतज़ाम करके दिया है और आप सबकी दुआ से, भले ही इस चैनल पे ना सही लेकिन दूसरे चैनल पर जो हमारे एक मित्र हैं वो चलाते हैं, तो उनकी मदद से लगभग 1.25 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है। तो वो उस भाई को दिया है, बाकी वो अपना इलाज अब कल से उसने शुरू कराया है। बाकी आप सब लोग दुआ करिएगा कि जल्दी ठीक हो जाए। और जो लोग मदद करना चाहें तो कमेंट्स जहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं वहाँ से मैंने QR कोड लगा दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। जयप्रकाश सिंह है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है और वीडियो यादें बहुत अच्छे से कानपुर की कहानी सुनाया। बहुत अच्छी लड़की ने गलत 4 चरण में फंसकर ऐसा किया था, माँ बाप को तर कर दिया था और भाई को भी, ऐसा क्यों, ज़िला हमीरपुर यूपी साहब का वीडियो देखता हूँ, धन्यवाद। जयप्रकाश सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं दोनों पति पत्नी, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी बेटी आ गई, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, तो खैर उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, कहानी अच्छी है। तो राजकिशोर चौरसिया जी आपका बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं, रोज़ बनाते हैं हमारे लिए, राजेंद्र कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। ये चौधरी हैं, लिखते हैं भाई साहब को पता है हम क्या कर रहे हैं, फिर भाई सबको पता है हम क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से कुछ लोग खिलवाड़ करते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है चौधरी जी आपने, आपका बहुत शुक्रिया। सारा करके आइडिया, लिखते हैं आजकल के ज़माने में ना अपना ना पराया, कोई भी औलाद ठीक नहीं है, सब माँ बाप का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नो बच्चों, क्योंकि बुढ़ापे तो वैसे भी ख़राब ही है, चाहे बच्चे हों या ना हों। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन बच्चे सब ख़राब नहीं होते, बच्चे होंगे तो दुनिया चलेगी। एक खान है, लिखते हैं अल्लाह ऐसी लड़की को किसी को ना दे भाई। एक खान जी आपने बहुत अच्छी बात कही। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे और ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और आशा करता हूँ कि आप लोग उस भाई की अगर मदद करना चाहें तो ज़रूर करेंगे। और दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।